आज की सीरीज़ का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 में भी 10-15 क्वेश्चन लाए हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो रिवीजन सीरीज है, एनसीईआरटी साइंस का दे रखा है। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ दो सदिश यानी वेक्टर बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि दो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी बराबर कब होगा। तो इसमें एक ही बात याद रखना है कि अगर उसके परिणाम बराबर हो, दो वेक्टर का, दो सदिश राशि का अगर परिणाम बराबर हो यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वो सदिश राशि आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो वेक्टर लिया ए और बी, जो कि एक तरह का मान लो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। हम दोनों का परिणाम ले लिए, ए 5 मीटर, एक ले लिया 7 मीटर। इसका मात्रक मीटर में आएगा। क्या दोनों सदिश राशि बराबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का परिणाम बिल्कुल अलग है। ये दोनों कब बराबर होगा? जब उन दोनों का परिणाम को बराबर कर लिया जाएगा। 5 मीटर, यानी कि हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ए और बी सदिश राशि आपस में बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन के प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होगा वह क्या होता है? अब वायु के बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, आप जानते भी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है, और भी छोटे मोटे गैस भी पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। तो अब वायु के घटक में जिस गैस का प्रयोग करते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, वो गैस कौन सा होगा? ऑक्सीजन गैस होगा। ये उपयोगी गैस है। कोई भी जीव जंतु श्वसन की प्रक्रिया में इसको इनहेल करता है, यानी कि अंतः श्वसन करता है। और एक और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ है। इसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि जब हम शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की मदद से, तो वहाँ पे एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। उससे जिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन हुआ है, उसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा, उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को उपयोगी पदार्थ बोल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपयोगी होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, इस पर याद रखना है कि जो वायु के घटक है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, है ना। अन्य गैसें में बहुत सारा, इसका जो प्रतिशत मात्रा होगा वो आप जानते भी होंगे, 78% होगा, ये 21% होगा, ये 0.03, लगभग अप्रॉक्स में 0.03 होता है। रेस्ट जो बच गया है 0.97%, ये सब गैस। अन्य गैसें में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, उसके अलावा जो उत्कृष्ट गैस हो गया, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस हो गया, है ना, मीथेन गैस, वो सब गैस मिलकर वायु का एक संगठन बनाता है। जब बात करेंगे वायु की तो वायु में सारे गैस आएंगे। स्पेशली बोला जाएगा वायु तो सारे गैस आएंगे। हाँ, ऑक्सीजन बोला जाएगा तब आप बोलोगे ऑक्सीजन, जिसको हम उपयोग करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो दो तरह, देखो, कपड़ा धोने में क्या होता है कि जो मशीन, आप लोग वॉशिंग मशीन में देखे भी होंगे कि जो जिसमें कपड़ा को डाला जाता है वो एक घूमता है, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे वो घूमता है। उसमें उसके चारों साइड दीवारों में एक ग्रिप बने होते हैं। ठीक है। जब वो घूमता है तो कपड़ों को क्या करता है, अपने एक्सिस से यानी कि अपने अक्ष से वो दूर फेंकता है। जैसे दूर करेगा कपड़ा को, और उसके दीवारों में खुरदरी सतह होती है, जब दीवारों में कपड़ा टकराती है तो उससे क्या होगा, कपड़े साफ होते। तो अब इसमें जानना है कि जो काम करेगा वो किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो दो तरह का बल होता है, एक अभिकेंद्रीय और दूसरा क्या होगा, अपकेंद्रीय। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बल्कि आंसर तो एक ही होगा, अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, हमेशा याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल। एक और बल होता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब हम जानना है ये कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर रोटेट, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, थोड़ा सा अच्छे से बना लिया जाए इसको, है ना। हाँ, एक वृत्ताकार पथ लग भी रहा है। मान लो ये वस्तु गतिशील है वृत्ताकार पथ पर, किसी भी दिशा में हो सकता है, घड़ी के सुई की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में घूम सकती है। अब ये वस्तु क्या होगा, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इस वस्तु पर एक आभासी बल प्रतीत होता है, लगता है, जिसको हम, जो इसके सेंटर से, वृत्ताकार पथ का एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, उसको सेंटर से दूर करने का प्रयास करेगा। हमेशा याद रखोगे, वृत्ताकार पथ पे घूमने वाली वस्तु क्या होगा, हमेशा केंद्र से दूर जाने की कोशिश करेगा, जिसको हम एक बल उसको महसूस होगा, जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बल्कि वो बल प्रतीत होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है। एक आभासी बल होगा
बट एक होता है एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, और उस पर भी एक बल लगता है जो अंदर की ओर लगेगा, उस बल का नाम क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय टुवर्ड्स सेंटर, अपकेंद्रीय टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर। अब देखे होंगे कभी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई बाइकर या कोई कार अगर घूम रही है तो उसका बॉडी अवे फ्रॉम सेंटर यानी बैलेंस होने के लिए, क्योंकि जो बाइक होती है वो थोड़ा तिरछी हो जाती है, उसको चालक जो चलाने वाला होता है तो वो हल्का बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उस पर एक आभासी बल प्रतीत करता है, यानी अपकेंद्रीय बल। तो इसमें क्या होता है, कपड़े धोने की मशीन में अपकेंद्रीय बल काम करेगा, वॉशिंग मशीन के अंदर में अपकेंद्रीय बल काम करता है, या आप मिक्सी होता है, मिक्सी के अंदर में जो हम मसाला पीसते हैं या किसी भी चीज़ को पीसते हैं उसमें भी अपकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में अधिक होगा? तो जानते हैं, इसको पहले बेसिक से समझना पड़ेगा कि भार क्या होता है। तो हम जानते हैं भार यानी वेट, फॉर्मूला क्या होगा भार का? W/m/g। m उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, g अगर वस्तु पृथ्वी की सतह पे है तो पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण, उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी की ओर लगने वाला है। किसी और ग्रह पे होगा तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु का होगा। ठीक है, भार बराबर m/g। तो अधिकतम भार होने के लिए दो शर्तें, या तो उस वस्तु का द्रव्यमान होगा ज़्यादा होगा, या तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। अब सवाल है कि किसी वस्तु का बात कर दिया गया, यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान को फिक्स कर दिया गया, उसके द्रव्यमान को हमें बढ़ाना घटाना नहीं है, वो वस्तु का द्रव्यमान को फिक्स कर दिया गया है, तो बस एक ही शर्त होगा अधिकतम होने का भार, वो है g। g का मान अगर बढ़ता है तो भार अधिक होगा। अब सवाल है कि g का मान अधिक कहाँ होगा? तो g का मान हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक अंडाकार है, ओवल है ना, बीच में इक्वेटर होता है यानी कि विषुवत रेखा होगा, यहाँ ध्रुव पाए जाते हैं, पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं। अगर कोई वस्तु विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से दूर जाएगा तो जी का मान में कमी, जी के मान में बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि होगी, जी का मान बढ़ेगा। अब जानते भी होंगे कि जी का मान जो होता है पोल पर, ध्रुव पर कितना होता है, याद रखिएगा 9.83 मीटर पर सेकेंड। वहीं इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेटर पर जी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि विषुवत रेखा पे कितना होगा? 9.78 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखा जाए तो लगभग में अप्रॉक्स वैल्यू तो सेम ही है, हाँ, बट है तो ज़्यादा ना। तो इससे पता चला, हाँ, और भी जब ऑब्जर्वेशन देख लो, पृथ्वी के सेंटर में जाएंगे, है ना, जी का मान कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, पहले हम उसको फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, जी का मान, पहला पॉइंट, अगर पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? वृद्धि होगा। तीसरा पॉइंट है, अगर हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान में कमी आएगी, जी का मान घटेगा। और अगर पृथ्वी के गहराई में जाएंगे तो जी का मान में कमी आएगी, है ना। हमेशा याद रखिएगा जी के मान में कमी। अच्छा, यहाँ तो हो चुका था, हाँ, अगर किसी ग्रह का घूर्णन बहुत ज़्यादा है, या मान लो पृथ्वी का घूर्णन अगर ज़्यादा है, किसी ग्रह की घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो उस टाइम पे जी का मान भी क्या होगा? कमी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पे जाने पर या गहराई में जाने पर या घूर्णन को बढ़ाने पर जी के मान में कमी आ रही है, बट विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में बढ़ोतरी होती है। तो इससे समझ में आया कि भार अधिकतम कब होगा? भार अधिकतम होने के लिए जी का मान अधिक होना चाहिए, जो कि विषुवत रेखा पे, ध्रुवों पे अधिक होगा, है ना। किसी भी ग्रह के ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है तो उस स्थिति में वस्तु का भार भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु का जो दाब होता है वो वायुदाब कहलाएगा। उसको मापने वाला यंत्र, उसका नाम है बैरोमीटर। ठीक है,
और भी यहाँ सारे यंत्र होते हैं, लेकिन याद रखिएगा वायु दाब को मापने वाला यंत्र का नाम क्या होगा? बैरोमीटर। उसके अलावा और भी वायु वेग को मापेंगे। अगर हम वायु दाब को मापते हैं तो एनीमोमीटर। किसी वस्तु की ऊंचाई को मापते हैं, अल्टीमीटर। धारा को मापते हैं, एमीटर। वोल्टेज को मापते हैं यानी पोटेंशियल को, किसी तार में पोटेंशियल को मापते हैं, वोल्टमीटर। किसी तार में क्षणिक धारा को मापेंगे तो एक होता है यंत्र जो कॉमन होता है, गैल्वेनोमीटर। कॉमन ये नहीं होता, सॉरी, क्षणिक धारा को मापेगा। एक कॉमन होता है जिसको मल्टीमीटर कहते हैं, मल्टीपर्पस यूज़ के लिए करते हैं, जिसमें प्रतिरोध हुआ, कैपेसिटर हो गया, धारा हो गया, विद्युत हो गया, ये सब। बैरोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर जो दूध की शुद्धता को मापता है। तो ये सब अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण हैं जिसको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन बेसिक है कि इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोशिका किसी सजीव प्राणी की सबसे छोटी इकाई होती है, इतना छोटा होता है कि सबसे वो छोटा होता है, और उसके अंदर सारी जो फंक्शंस होते हैं, सारी क्रियाएं वो एक अलग कोशिका में, अकेले कोशिका में हो सकती है। तभी तो एक कोशिकीय जीव इस पृथ्वी पर क्या है? अस्तित्व में है, वरना अस्तित्व में नहीं होता। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो सवाल ये है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये कहने का मतलब है, तात्पर्य क्वेश्चन का यही है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो याद रखिएगा, पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे वो दो रूप में, एक तो नाइट्रेट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं NO3- फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। आयन के रूप में, अब आयन में धनायन हो या ऋणायन हो, आयन के रूप में हमेशा ग्रहण करेगा। दूसरा अमोनियम आयन NH4+, इस रूप में पौधे हमेशा नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होती है कि कोई भी पौधा डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि उसके पोषक के रूप में, उसको आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पौधा एक सूक्ष्मजीव की मदद कर लेता है, सूक्ष्मजीव की मदद लेगा, क्योंकि मिट्टी के जड़ों में, पौधों की जड़ों में, मिट्टी के जड़ों में बहुत सारे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अब वो सूक्ष्मजीव क्या करेगा? वायुमंडलीय प्रोसेस को याद रखिएगा, वो सूक्ष्मजीव क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में बदल देते हैं, जिसको ये आयन, एक तरह का आयन हो गया, जो पौधे आयन के रूप में, खनिज लवण के रूप में इसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा, जिसमें पौधे किसी भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ग्रहण करेगा, बल्कि एक सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया का मदद लेगा। वो बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम के आयन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब उसको पेड़ पौधा ग्रहण कर लेगा, जो उसके लिए खनिज लवण का काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को पोषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश के अलावा इसकी भी आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीहीनता यानी कि वेटलेस, है ना, वेटलेस, भारीहीनता क्यों महसूस की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यान यानी कि एक पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होगा, पृथ्वी का वायुमंडल होगा। उस एटमॉस्फेयर को जब हम क्रॉस करते हैं, लिमिट को पार करते हैं, तो वो जो स्पेस होगा, जिसको हम हिंदी में अंतरिक्ष भी कहते हैं, उस अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु को भारीहीनता महसूस होगी, यानी कि वो वस्तु पृथ्वी की ओर या किसी अन्य ग्रह की ओर आकर्षित नहीं होगा। भारीहीनता क्यों महसूस होगी? जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के मान में कमी आएगी। एक्चुअल में वो ध्रुव है, अगर पृथ्वी का ध्रुव है तो वहाँ जी का मान 9.83 होगा। विषुवत रेखा पर है जी का मान 9.7। एग्जैक्टली वो अप्रॉक्स वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन हम कमी कम या ज़्यादा करके मानेंगे। ऊंचाई पर हम जाते हैं तो जी के मान में कमी आएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब जी का मान, अगर मान लो ये ध्रुव है, जी का मान यहाँ पे 9.83 मीटर पर सेकेंड है,
तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो और कम होगा, या और कम होगा, और कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जी का मान 0 हो जाएगा। जहाँ जी का मान 0 आया, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हिंदी में हम जी को मतलब संकेत में जी बोलते हैं, जैसे ही जी का मान 0 होगा तो वहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट अंतरिक्ष होगा। जी के मान 0 से पहले वायुमंडल चारों ओर घिरे होते हैं, है ना। अब सवाल है कि पृथ्वी का वायुमंडल क्यों है, या किसी भी ग्रह का, बहुत सारे ग्रह का वायुमंडल भी है, अपना वायुमंडल है, अपने गैस है, क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसके वायुमंडल को बांध रखा है, अपनी ओर खींच रखा है। उसके में जी का मान है, जी का मान जब 0 होगा तो उसके ऊपर जो होगा वो अंतरिक्ष कहलाएगा। अब बताइए कि अंतरिक्ष में जब जी का मान 0 होगा तो वेटलेस, यानी वेट, भार क्या होता है, m इंटू जी, भार का फॉर्मूला m इंटू जी। तो जब जी 0 होगा तो वेट भी क्या होगा, 0 होगा। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, अगर 50 किलो 70 किलो का है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसका वजन वहाँ जाके 0 हो जाएगा, 70 किलो का ही रहेगा। लेकिन भार क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल, भार, इसको हम न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। भार या बल एक तरह का न्यूटन ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल या भार न्यूटन में मापते हैं। तो उस वस्तु का एक्चुअल में वजन जो होगा, या उस व्यक्ति का जो एक्चुअल वजन होगा वो 70 किलो होगा, लेकिन जो भार होगा वो 0 होगा, वेटलेस महसूस करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होगा वो होगा कंपोस्ट। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा, ना कि सल्फेट, ना कि यूरिया, फॉस्फेट, कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान क्या हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा जलीय विलयन का पीएच मान HCl है। HCl को जल में मिला दो, वही को बोलते हैं जलीय विलयन। किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन तब होगा जब उसमें दो तरह का पदार्थ, अगर विलयन तैयार है तो विलयन में क्या होता है, एक विलायक होता है या एक विलय होता है। उन दोनों के मिलने से विलयन तैयार होता है, यानी कि सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। विलय सॉल्यूट, विलायक सॉल्वेंट, मिलने के बाद सॉल्यूशन यानी कि विलयन तैयार होगा, ठीक है। अब सवाल है कि जलीय विलयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ को जल में मिला दें तो उसको जलीय विलयन कहते हैं। अब शुद्ध HCl जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। शुद्ध HCl करंट को फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अकेला आयन उत्पन्न नहीं कर पाएगा अपने आप में। ये तभी आयन उत्पन्न करेगा जब इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, यानी कि पानी में मिक्स कर दिया जाए। जैसे ही HCl को या किसी भी अम्ल को पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो आयन उत्पन्न करते हैं। अगरचे वो हाइड्रोजन आयन जो होगा वो कॉमन होगा, जितने भी अम्ल होते हैं उन सब में H+ आयन कॉमन होते हैं। उसके अलावा जो Cl- होगा, ऋणात्मक आयन जो होते हैं वो सबका अलग अलग होते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में H+ आयन कॉमन होगा, SO4- है ना, H2SO4। इसमें क्या होगा, इसको जल में मिला देंगे, 2H आयन प्लस होगा, SO4 2-। तो H+ आयन जो होता है वो किसी भी अम्ल में कॉमन होता है, इसलिए कहते हैं कि अम्ल वो होता है जिसके जलीय विलयन में H+ आयन देता है। H+ आयन की सांद्रता की वजह से इसका pH मान क्या होगा, 2 होगा, pH मान 2 होगा। अब हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो अम्ल 2 तरह का होता है, एक प्रबल, वैसे कई प्रकार से हम बांट सकते हैं, लेकिन हम इस आधार पे हम कि कमज़ोर है या मजबूत है, 2 प्रकार का होगा, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल में हम जानते हैं कि एक ऐसा अम्ल जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया। ये सारे के सारे अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। इसके अलावा जो अम्ल जैसे फ्रूट्स में, सब्जियों में, फलों में, दूध में, दही में जो पाए जाते हैं, दूध में भी अम्ल होता है, ठीक है। इन सभी में जो खट्टे पदार्थ में जो अम्ल पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, वो सारे के सारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कि कमज़ोर। उसको कंज्यूम करने से हमें किसी प्रकार के शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये प्रबल अम्ल होते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि HCl का प्रयोग कहाँ करते हैं। HCl का प्रयोग हम लोग जानते हैं हमारे आमाशय में प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरली रूप होता है हमारे आमाशय में, जो भोजन के पाचन में बहुत मदद करता है। H2SO4 का प्रयोग हम लोग बैटरी में के पानी में करते हैं, ठीक है, बैटरी के पानी में, और भी जगह करते हैं। HNO3 का प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक बनाने में करते हैं, या HNO3 का प्रयोग हम लोग करते हैं वहाँ विस्फोट बनाने में,
ये सारे अम्ल के प्रकार हैं। अच्छा, इसमें HCl और HNO3 ये दोनों अम्ल ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम एक्वारेजिया में यानी अम्लराज के रूप में करते हैं। अब ये क्या होता है अम्लराज, ये एक कॉमन होता है, ठीक है, शायद वहाँ से दिखता नहीं होगा। अम्लराज एक्वारेजिया, जिसमें HCl और HNO3 का प्रयोग हमेशा हम लोग क्या करते हैं एक्वारेजिया अम्लराज बनाने में। देखो कुछ धातु ऐसे होते हैं कि जो अकेले किसी अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर लेता है, वो अम्लों के से मिलकर अभिक्रिया करता है, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड। ये सब धातु ऐसे होंगे जो अकेला किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हम HCl को और HNO3 को 3:1 में, शायद 3:1 होगा ना, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये 3 में होगा, ये 1 भाग, 4 भाग में ये 3 भाग, ये 1 भाग, जब इसको मिक्स करते हैं तो वो अम्लराज करता है। तो इससे समझ में आया कि HCl का प्रयोग अम्लराज बनाने में भी होता है, HNO3 का प्रयोग अम्लराज बनाने में भी होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल है कि अब हम ब्रेक लगाते हैं तो वाहन, गाड़ी अपने आप रुक जाती है। अब क्यों रुकेगी, क्योंकि गाड़ी है, वाहन है, कोई 2 चक्का होगा, 4 चक्का होगा, उस पर रुकेगी, क्योंकि उसके चक्के में ग्रिप बने होते हैं और ग्रिप सतह के साथ, सड़क के साथ घर्षण पैदा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, गति को अपोज करेगा। घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। अच्छा, कोई भी मशीन अगर कार्य करती है, कोई भी मशीन यांत्रिक रूप से अगर वो कार्य करती है तो उस मशीन का 1/4 हिस्सा ऊर्जा, उसका ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो क्या होगा वो हानि होगा, नुकसान होगा घर्षण के रूप में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इस्पात में क्या होगा। इस्पात को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टील बोलते हैं। इस्पात में होता है तो हम जानते हैं कि इस्पात जो बनता है वो लोहा और कार्बन को मिला दो। शुद्ध लोहा हमेशा कमजोर होगा, ठीक है। अगर उस लोहा को मजबूत करना है तो उसमें आप कार्बन मिला दो। कार्बन मिलाने के लिए कार्बन का जो क्वांटिटी होगा वो 0.02 से लेकर 2% तक हो सकता है, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो आयरन होगा। अगर 2% कार्बन मिलाएंगे तो 98% क्या होगा, ये लोहा होगा। इन दोनों के मिलने से बनता है। अब देखो प्राकृतिक रूप से हम डायरेक्ट हम इसको नहीं मिलाएंगे, इन दोनों को, आयरन को, लोहा को और कार्बन को, इसको अत्यधिक गलनांक पे, इसके गलनांक पर इसको पिघलाया जाएगा। दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इस्पात तैयार होगा, ठीक है। तो अगला है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु क्या होगा। याद रखिएगा, मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु का नाम क्या होगा, लोहा होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या है, इस्पात में होता है तो आप याद रखिएगा लोहा और कार्बन। कार्बन कितना, 0.02% से लेकर 2% के बीच में होगा। मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु का नाम क्या होगा, लोहा। लोहा का उपयोग हम लोग कॉमन करते हैं जितना, और अन्य धातु का प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, लोहा का करते हैं, ठीक है। लोहा उपयोगी धातु भी होता है। भारत में लोहा पाए जाते हैं, जैसे अब उड़ीसा और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इधर कर्नाटक, गोवा में लोहा ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, लोहा जो पृथ्वी के अंदर खनिज के रूप में होगा, अयस्क के रूप में होगा, वो डायरेक्ट लोहा नहीं होगा बल्कि वो उसके अयस्क के रूप में होगा। उसका मुख्य जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। तो ये सब लोहे का मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क के रूप में लोहा पाया जाता है, ठीक है। लोहा संकेत क्या होगा, Fe, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 26, परमाणु द्रव्यमान 50, परमाणु संख्या Z से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, 2, 8, 14 और 2। इसके अंतिम कक्षा में 2 होगा। विद्युत धनात्मक धातु होता है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला धातु होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, गैस का मुख्य घटक। हम लोग गोबर गैस किसको बोलते हैं, जो मीथेन गैस होगा, CH4। संकेत क्या होगा, CH4 इसका सूत्र होगा। मीथेन गैस यानी कि CH4 को हम गोबर गैस भी बोलते हैं,
ठीक है। प्राकृतिक गैस होगा, सजीव प्राणी के शरीर के अपघटन से ये गैस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से कोयला पेट्रोलियम अपघटन होता है, किससे बनता है, उसी प्रकार से ये गैस उत्पन्न होता है शरीर के अपशिष्ट के सड़ने गलने से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो खाद का प्रयोग होता है ना, खाद मतलब पौधे के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक होगा वो होगा कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक गैस निकलती है, वो गैस मीथेन गैस होती है। क्योंकि जंतुओं का गोबर मिलाया गया है, तो वहाँ उस मीथेन गैस को हम गोबर गैस भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग वाहनों में करते हैं, हल्की गैस होती है। यह गैस रंगहीन होती है, रंगहीन, गंधहीन होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये इस गैस में खासियत ये है कि ये गैस अत्यंत ज्वलनशील होगा, हाईली इन्फ्लामेबल होगा। ज्वलन, हाईली इन्फ्लामेबल होता है ये गैस।